नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। ऑनलाइन हिस्ट्री जोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज में कुछ मिसेलेनियस यानी विविधा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 तक की इस महायात्रा में कई उतार थे, कई चढ़ाव थे, लेकिन आज़ादी की यात्रा इन सब से पार होते हुए अपनी मंजिल तक पहुँची है। और इसी आधार पर अब बहुत सारे फैक्टर जो हमारे स्ट्रगल को और मजबूती देते हैं। जैसे आग आप लगाते हैं तो आग तो लगती है, लेकिन कुछ उसके मोटिवेटर होते हैं, जैसे घी है, जैसे चीनी है, जैसे रार है। ये आग को और उत्प्रेरित करते हैं। तो हमारे स्ट्रगल में कई ऐसे फैक्टर हैं जो उसको और ज़्यादा मोटिव करते हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन का विकास। तो ये सारे टॉपिक स्ट्रगल का ही एक सब पार्ट है और आपके एग्जाम में इनसे कई अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे शिक्षा है, जैसे किसान आंदोलन, जैसे भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रिटिश भारत में राजस्व व्यवस्था। तो एक एक टॉपिक को हम शुरू करते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। फिर इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन पर भी हम लोग होमवर्क करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों ने हमारी लगान व्यवस्था को लगभग कॉपी किया और उन्होंने उसी सिस्टम को अप्लाई किया जो पहले से चला रहा था। लेकिन लगान व्यवस्था का जो भू राजस्व व्यवस्था का सिद्धांत था पूरे भारत में एक जैसा नहीं था। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पूरे भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 तरीके से थे। या तो किसान डायरेक्ट खुद प्रत्यक्ष रूप से अपना लगान देते थे, इसको हम रैयतवाड़ी कहते हैं। रैयत यानी किसान। कहीं कहीं जमींदार जो भूस्वामी थे वो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे। वो किसानों से लगान लेते थे और अपना हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी राजस्व अंग्रेज़ों को जमा करते थे। तीसरा है महलवाड़ी। महल का मतलब होता है ग्रुप। गांव का गांव एक साथ लगान एकत्रित करता था और वो जमा करता था। तो इसी आधार पर भारत में जो बंदोबस्त है, पहले हम फिगर से आपको समझा दें। ये भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। तो जो हमारा दक्षिण भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और ये आज से नहीं है। इतिहास में आप पीछे चले जाएं तो मुग़ल काल में मलिक अंबर ने भी यहीं पर शुरू किया था। उसी समय शिवाजी ने भी रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। उसकी वजह ये है कि दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, जो गाँव हैं और जो किसान हैं वो संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं। एक इस छोर पर है, एक उस छोर पर है। तो वो खुद अपना लगान देता था और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। भारत में कौन सी राजस्व व्यवस्था, सुनो खिड़की ये खोल, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में थी और ये पूरे भारत का आधे से ज़्यादा एरिया कवर करती है। शीशा खोल दो, बाकी नहीं आवाज़। तो आधे से ज़्यादा ये एरिया कवर करती है, इसीलिए इसको हम रैयतवाड़ी बोलते हैं। और ये दक्षिण के 2 सबसे बड़े प्रांत मद्रास और बॉम्बे में प्रचलित थी। इसी तरीके से जो हमारा पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा आता है, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी। जो यहाँ जमींदार पहले से ही रहते थे तो वो किसानों से लगान लेते थे और अंग्रेज़ों को जमा करते थे। इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये 19% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में थी, यानी सबसे कम क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त था, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रैयतवाड़ी था। इस तरीके से जो हमारा पश्चिमी भारत है, पश्चिम उत्तर भारत, जिसमें आज का MP, UP, बिहार, पंजाब जैसे राज्य आते हैं, यहाँ पर महलवाड़ी सिस्टम था। महल का मतलब होता है समूह यानी ग्रुप। पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ लगान देता था। ये भारत के 30% के हिस्से में थी। अब तीनों से जो कॉमन क्वेश्चन बनेंगे उसको समझाने के लिए हमने एक टेबल का सहारा लिया है, जिससे सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, सबसे पहले जो राजस्व व्यवस्था है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसी को क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं इस्त मरारी व्यवस्था
और इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सिस्टम, क्योंकि ये 10 साल के लिए कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, इसलिए इसको दहसाला पद्धति भी कहते हैं। और यही व्यवस्था अकबर ने भी लागू की थी, वो दहसाला पद्धति थी, ये बंदोबस्त है। क्षेत्र, ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी इस क्षेत्र में थी। साथ ही उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा ये वाला, और उत्तर प्रदेश में बनारस जो ज़िला है वहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एरिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक और बनारस में ये व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था को किसने चलाया, तो इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने की और उनके सचिव थे जानसोर। देखिए, एक व्यक्ति हैं जानसोर, एक हैं जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट ने इस व्यवस्था का विरोध किया, वो चाहते थे कि किसान डायरेक्ट लगान दे, जबकि जानसोर चाहते थे कि इसमें क्यों हम कोई नया प्रयोग करें, जमींदारी व्यवस्था पहले से चली आ रही है, तो जमींदारों को हम 1/10 उनका हिस्सा दे देंगे, बाकी हमारे पास। ये जमींदारों की प्रॉब्लम है, वो कैसे लगान वसूलते हैं। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट व्यवस्था ये व्यवस्था थी। अब इसके बारे में हम और बताएंगे। और इसमें मध्यस्थ थे, मध्यस्थ का मतलब है लगान वसूलेगा कौन, तो अंग्रेज़ों के बीच और किसानों के बीच में जमींदार जो थे, जो भूस्वामी थे, वो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे। वो किसानों से लगान लेते थे और 1/10 यानी 100 रुपया है तो 10वां हिस्सा अपना, या 1/11 वो उनका होता था। लेकिन इसमें एक खराब बात ये थी, इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून व्यवस्था या सनसेट लॉ बोलते हैं। सूरज ढलने तक जमींदारों को निर्धारित लगान अंग्रेज़ों को जमा करना होता था। अगर नहीं जमा कर पाए तो उन्हें अपनी जेब से देना होगा, तो अपनी जेब से कोई देगा नहीं, इसलिए मनमानी लूट और खसूट थी। इसलिए ये व्यवस्था सबसे भ्रष्ट व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें ढेर सारे प्रश्न बनेंगे कि दहसाला पद्धति, इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून व्यवस्था इसमें थी। सबसे कम क्षेत्र में ये व्यवस्था थी, मात्र 19%। परसेंट भले ना आए, लेकिन सबसे छोटी सबसे बड़ी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और इसमें मद्रास प्रांत और बॉम्बे 2 प्रांत आते हैं। 51% का मतलब है आधे से अधिक क्षेत्र में ये व्यवस्था भारत में प्रचलित थी। इसका क्षेत्र है मद्रास और बॉम्बे प्रांत। प्रायद्वीपीय भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ये आज से नहीं थी, हमने पहले ही बताया, अकबर और शिवाजी ने भी की थी। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी ये है, 1792 में मद्रास में पड़ता है 12 महल जिला, आज का तमिलनाडु। ये व्यवस्था सबसे पहले एज ए ट्रायल मिस्टर रीड ने शुरू की। तो हालांकि स्थायी बंदोबस्त 1893 में हुआ था। 1793 में सबसे पहले ही ये व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी, ब्रिटिश भारत में 1792 में एज ए ट्रायल, लेकिन व्यवस्थित तरीके से ये 1820 में ही लागू हुई। लेकिन इसका पहला प्रयोग 12 महल में मिलता है। आगे चल कर के ये व्यवस्था फिर बॉम्बे में भी हुई और मद्रास में हुई। थॉमस मुनरो और रीड, ये 2 नाम इसमें आते हैं, मुनरो और रीड। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्च किया। अब हम चलते हैं वो क्षेत्र जहाँ गांव के गांव हैं, किसानों के किसान हैं, जहाँ झुंड है, जहाँ ग्रुप है, क्योंकि ये गंगा यमुना का दोआब है। पंजाब हो, यूपी हो, एमपी हो, तो कहीं चंबल नदियाँ हैं, तो यहाँ पर मैदान अधिक हैं, गांव ढेर सारे हैं, किसान ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था है नहीं, और एक किसान देगा तो कब तक देगा, तो पूरा का पूरा गांव मुखिया के माध्यम से अपने तरीके से एकत्रित करके जमा करता था। इस व्यवस्था को भारत में शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, और उनका समर्थन मिला था मॉर्टिन वर्ड का। ये पहली व्यवस्था है जिसमें भू पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। मॉर्टिन वर्ड ने ये शुरुआत की, इसलिए उनको उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहते हैं, पैमाइश के आधार पर। यही काम अकबर ने भी किया था, यही काम सिकंदर लोदी ने भी किया था, यही काम शेरशाह ने भी किया था। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। मॉर्टिन वर्ड क्या है? उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था के पिता हैं, द फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, द बेस ऑफ लैंड
रेवेन्यू मेजरमेंट यानी पैमाइश के आधार पर हम राजस्व का निर्धारण करते थे, अंदाजे से नहीं। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में और जमींदारी व्यवस्था में अंदाजे का खेल था, इसमें पैमाइश का खेल था। ये व्यवस्थाएं हैं और पूरे भारत में चली। तीनों व्यवस्थाओं में दोष यही है कि लगान की दर अधिक थी, 40 से ऊपर ही थी। और सूखा हो चाहे अकाल, बाढ़ हो चाहे किसी भी आपदा में किसानों को तो बेचारों को देना ही था, नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए भारत में बीच बीच में किसान आंदोलन हुए। तो इस व्यवस्था का कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्रभाव पड़ा। जब अंग्रेज़ों के पास खाने को नहीं था तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब कोई आंदोलन शुरू हुआ, चाहे वो मंगल पांडे का हो, चाहे महात्मा गांधी का हो, चाहे भगत सिंह का हो, वो उस मैदान में कूदे, जो कि देश को भी बचाना था, अपनों को भी बचाना था और अपनों को भी बचाना था। इन्हीं सारी बातों के साथ हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक विदा लेते हैं। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।